पैराप्लीजिया दो टाइप का है, अपर मोटर एंड लोअर। ठीक हो गया। अब अपर मोटर न्यूरॉन पैराप्लीजिया जो है उसके मैंने फीचर्स आपको बता दी। हाइपर रिफ्लेक्सिया रिफ्लेक्सेस ज्यादा होंगे, टोन ज्यादा होगी, विजुअल्स की अपवर्ड होगा, और जरूरी नहीं है कि सारे साइन जिसमें आए इनमें से एक या दो भी हो सकते, क्योंकि डिजीज दे डोंट फॉलो बुक्स। तो ये भी हो सकता है कि इसमें से एक साइन आए या दो आए, और ये भी हो सकता है कि सारे फीचर्स जो है वो लोअर मोटर के ही हों, यानी टोन भी डिक्रीज्ड है, रिफ्लेक्सेस भी डिक्रीज्ड है, बिबिन्स्की भी कोई इक्विवोकल से हैं, स्टिल वो अपर मोटर न्यूरॉन पैराप्लीजिया यानी कि स्पाइनल शॉक है। तो इसलिए फिर भी हम अपर मोटर न्यूरॉन को कंसीडर करेंगे, क्योंकि यूजुअली अपर मोटर न्यूरॉन पैराप्लीजिया इमरजेंसी भी हो सकती है। स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेशन इज एन इमरजेंसी जिसको दैट नीड्स टू बी रिलीव्ड इमीडिएट, अदरवाइज वो जो उसका डैमेज है वो परमानेंट हो जाएगा। अब बात ये हो रही है कि अपर मोटर की कॉजेस क्या हैं। तो अपर मोटर की जो कॉजेस है उसके लिए मैंने आपको निमोनिक बताया, ट्रॉमा, बोलो आगे, ट्यूमर, फिर इन्फेक्शन, इन्फाक्शन, डीजनरेशन एंड डीमाइग्रेशन। ये आसान हो जाता है अगर आप डिजीजेस को कैटेगराइज कर लें। दीज आर नॉट डिजीजेस, दीज आर एक्चुअली ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ डिजीज। सही है। डीमाइग्रेशन, ट्रॉमा अभी आपने जिक्र किया कि पेशेंट को ट्रॉमा हो सकता है, यानी कि आपने उससे हिस्ट्री में क्या पूछना कि आप गिरे तो नहीं, आपने कोई हैवी वेट लिफ्टिंग तो नहीं की, और उस दौरान में उसको सडन अपर मोटर न्यूरॉन पैराप्लीजिया डेवलप हो सकता है, और उसकी से क्या होगा, डिस्क प्रोलैप्स होगी ना। डिस्क जो होती है वो क्या होती है, बिटवीन द टू वर्टिब्रास एक कुशन अल्लाह ने दिया। अब वो कुशन अगर पीछे चला गया तो वो स्पाइनल कॉर्ड को प्रेस कर देगा, अगर वो लेटरल साइड पे चला गया, साइड्स पे चला जाएगा तो वो नर्व्स को प्रेस करेगा, और पेशेंट माइट हैव पेन इन द बैक दैट कैन रेडिएट टू लेग्स। सो ट्रॉमा को देखना कैसे है, शॉर्ट केस अगर हम बात करें, ये तो हिस्ट्री है ना, हिस्ट्री और एग्जामिनेशन दोनों चीजें तो आप लेते हो लॉन्ग केस, बट इन शॉर्ट केस यू आर नॉट अलाउड टू आस्क क्वेश्चंस। तो उसमें आपने उसको देखना कैसे, आफ्टर यू हैव एग्जामिन्ड द लोअर लिम्स तो आपने उसको पेल्पेट करके देख लेना, कोई टेंडरनेस या कोई डिफॉर्मिटी को देख, विल यू कम किया उसको पेल्पेट करके और उसको डिफॉर्मिटी देख। देन कम्स द ट्यूमर। ट्यूमर प्राइमरी भी हो सकता है, स्पाइनल कॉर्ड का अपना जाती ट्यूमर भी हो सकता है, एरिथ्मोइड से, पाया से, एपेंडाइमोमा, मेनिंजियोमा, so many things. I don't expect you to learn all those things. I expect from you कि अगर आपको सिर्फ ये याद है कि it can be a primary tumor of spinal cord तो मेरे लिए होगा, and it can be secondary tumor. Secondary कहाँ से आ सकती है ये आपको बताना चाहिए। Commonly secondaries कहाँ से आती हैं spinal cord में या vertebral column में, as a matter of fact। खवातीन में ब्रेस्ट कैंसर, आदमियों में ठीक है, और कोलोरेक्टल कार्सिनोमा भी बाजू का बोन्स के अंदर मेटास्टेसिस। तो कोई भी ट्यूमर के लिए अगेन जो आपकी हिस्ट्री होगी वो बड़ी ग्रेजुअल होगी, ठीक है, और आहिस्ता आहिस्ता पेशेंट जो है उसको वीकनेस होगी, हिस्ट्री में भी चीज आपको, और हो सकता है कि अगर खातून है तो वो आपको हिस्ट्री दे कि मुझे लंप है ब्रेस्ट के अंदर, और अगर मर्द है तो वो आपको प्रोस्टेट की हिस्ट्री देगा कि स्क्रीन मेरी वीक है, या मुझे पोस्ट पिक्चरेशन ड्रिबलिंग होती है, या जो है इस किस्म की चीजें जो है ना वो आपको बताएं। बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस हो रही है, प्लीज आप लोग ना है लाइक जो मरीज है शॉर्ट केस में, अगर वो खातून है तो आफ्टर यू हैव डन योर लोअर लिम्ब एग्जामिनेशन आपने खातून को कहना है कि आई वुड लाइक टू चेक द ब्रेस्ट, और अगर मेल है तो आपने कहना है कि आई वुड लाइक टू डू द पीआर एग्जामिनेशन, ठीक है। तो वो उसमें आपके एग्जामिनर को आइडिया हो जाएगा कि इसने इन दो चीजों के बारे में सोचा है। देन कम्स द इन्फेक्शन। व्हिच इन्फेक्शन? टीबी। सबसे ज्यादा हमारे यहाँ जो कॉमन है वो ट्यूबरकुलस स्पाइन है, केरी स्पाइन है। यहाँ पर क्लास होगी और वीडियो रिकॉर्ड होगी। स्पाइन के अंदर आप क्या देखोगे रेगुलर एग्जामिनेशन? लंग्स, स्पाइनल टेंडरनेस, डिफॉर्मिटी, वो हिस्ट्री में पूछे, हम अभी शॉर्ट केस की बात।
तो उसके बाद आ जाता है इंफाक्शन। जिस तरह मायोकार्डियल इंफाक्शन होता है, ब्रेन का इंफाक्शन होता है, इस तरह स्पाइनल कॉर्ड का इंफाक्शन भी होता है, उसमें भी एक्यूट हिस्ट्री होती है, या सब एक्यूट केयर। और ऐसा मरीज जो होता है उसमें रिस्क फैक्टर्स होते हैं, मतलब अगर आप उससे पूछेंगे तो वो कहेगा कि मेरा ब्लड प्रेशर ज्यादा रहता है, मुझे शुगर है, मुझे जो है हाइपरलिपिडेमिया, स्मोकर होगा, ये किस्म की आपको हिस्ट्री दे, ठीक है। और इसमें आप चीजें जो देखेंगे रेलेवेंट एग्जामिनेशन में, ऑब्वियसली ब्लड प्रेशर आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे ज़ेंथोमास जो है वो आप चेक कर सकते हैं, फंडोस्कोपी में कोई हाइपरटेंसिव चेंजेस आप देख सकते हैं और डायबिटिक चेंजेस जो है वो आप देख सकते हैं। Then comes the degeneration. Degeneration ये है कि ऑस्टियोफाइट्स बन गए हैं वर्टिब्रल कॉलम की साइडों पे से चोंचे निकल रहे, और वो चोंचे जो हैं वो आपकी जो डिस्क है उसको प्रेस कर रही हैं, और कुछ चोंचे जो हो सकता है वो स्पाइनल कॉर्ड को भी प्रेस कर रही हैं, ठीक है, और नर्व रूट्स को भी प्रेस कर रही हैं। तो वो अगेन जो ऑस्टियोफाइट्स बने होते हैं वो दे कैन गिव राइज टू दिस प्रॉब्लम। और उसमें भी जो हिस्ट्री होगी वो ये कहेगा कि मुझे तो अरसे दराज से कमर का भी दर्द है और घुटनों का भी दर्द है, और टिपिकल एक पेशेंट जो होगा वो ओल्ड एज का पेशेंट होगा, और वो ये कहेगा कि सुबह के वक्त दर्द कम होती है, लेकिन जो मैं काम करता हूँ तो दर्द बढ़ती जाती है। जितनी भी डिजेनरेटिव डिजीज होती है उनका ये मसला होता है। इन्फ्लेमेटरी डिजीज सुबह के वक्त वर्स्ट होती हैं, लेकिन काम जब आप करते हो तो वो बेहतर हो जाती हैं, और जो डिजेनरेटिव होती हैं उनका डिफरेंट होता है। तो एज सच आप एग्जामिनेशन पे कोई ऑस्टियोफाइट्स या ऑस्टियोआर्थराइटिस के हवाले से कोई चीज नहीं देख सकते ऐसे। देन कम्स द डीमाइलिनेशन। ट्रांसवर्स माइलाइटिस इज वन कंपोनेंट ऑफ मल्टीपल स्क्लेरोसिस या डीमाइलिनेटिंग डिजीज। आपको पता है माइलिन शीथ इज वेरी नेसेसरी फॉर द रैपिड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स, ठीक है ना। उसमें आपको पता है कि एक जो नर्व फाइबर है उसके इर्द गिर्द जो होती है वो माइलिन शीथ होती है, और माइलिन शीथ के दरमियान में नोड ऑफ रेनवियर्स होते हैं, तो वो जंपिंग होती है इम्पल्स की। अगर आप फिजियोलॉजी की नॉलेज करें ना, ये फाइबर एक है नर्व का है, तो ये इस तरह करके जो है वो माइलिन शीथ है, ठीक है। तो यहाँ पे से इम्पल्स ने नहीं गुजरना, उसने यूं जंप करना, इधर फिर आगे फिर आगे, तो इसकी वजह से ये जंप होता है, ठीक है। अब अगर ये इसके खिलाफ ऑटो एंटीबॉडीज बन जाएंगी तो वो जंपिंग नहीं होगी और कंडक्शन वुड बी स्लो। सो ट्रांसवर्स माइलाइटिस इज द पार्ट ऑफ द मल्टीपल स्क्लेरोसिस व्हिच अफेक्ट्स मेनली स्पाइनल कॉर्ड बजाय सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो उसके अंदर भी सब एक्यूट प्रेजेंटेशन होगी, एक तो एक्यूट नहीं होगी, एक्यूट सिर्फ ट्रॉमा में होगी। और दूसरे नंबर पे ये है कि इसके रेलेवेंट एग्जामिनेशन के अंदर हिस्ट्री में तो हमें ये मिल सकता है कि रिमिटिंग रिलैप्सिंग, यानी उसको और भी फीचर्स आ सकते हैं। मल्टीपल स्क्लेरोसिस की जो टिपिकल हिस्ट्री होती है रिमिटिंग एंड रिलैप्सिंग, यानी आया और गया, कोई भी चीज आ गई, नमनेस आ गई, कोई एक हाथ की वीकनेस आ गई, एनी न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट, एनी फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट, कोई भी हो सकता है, और जो कि वाइडली सेपरेटेड होते हैं टाइम एंड स्पेस, यानी कि एक महीने पहले आया था तो दूसरा 3 महीने बाद आया, ठीक है, डिफरेंट तरह का आया, तो वो हिस्ट्री आपको मिल सकती है। और एग्जामिनेशन पे जो आप चीज देखेंगे वो ये देखेंगे कि तो अपर मोटर न्यूरॉन पैराप्लीजिया तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। आपने जस्ट टू गिव एग्जामिनर इंप्रेशन के यू हैव इन योर माइंड अबाउट दिस ट्रांसवर्स माइलाइटिस और मल्टीपल स्क्लेरोसिस, इंटरन्यूक्लियर ऑप्थेल्मोप्लेजिया, आपकी फंडोस्कोपी एंड इंटरन्यूक्लियर ऑप्थेल्मोप्लेजिया। सेरिबेलर साइंस भी देखे जा सकते हैं क्योंकि सेरिबेलर भी इन्वॉल्व हो सकता है, लेकिन चूंकि इतना टाइम नहीं होता हमारे पास, तो हम उसमें से एक आध साइन जस्ट टू शो द एग्जामिनर कि वी आर सीइंग दिस थिंग, और क्योंकि वो आपकी अप्रोच चेक कर रहा होता है कि इस बच्चे या बच्ची के जिंदगी में ये सारी चीजें हैं या नहीं है। ऑब्वियसली nobody expects you to make a diagnosis in 5 or 6 minutes, तो they just are checking your approach कि इसके जिंदगी में ये बातें हैं, तो उसमें से एक ही देख में से एक ही चावल का दाना अगर आप चेक कर लें तो उसको सेटिस्फैक्शन हो जाती है कि इसकी जिंदगी। एंड व्हाट इज इंटरनेटर ऑप्थेल्मोप्लेजिया? क्या होता है जो कि दोनों आईज को उसके जो न्यूक्लियाई होते हैं एक्स्ट्राओक्युलर मसल्स के, उनको कनेक्ट कर रहा होता है। इसी वजह से आपकी हार्मोनस मूवमेंट हो रही होती है आईज की, यानी अगर मैं आप में से किसी को कहूं कि राइट साइड पे देखो तो आपकी दोनों आंखें इकट्ठी मूव करती हैं, दिस इज कॉल्ड कॉन्जुगेट आई। लेफ्ट साइड पे देखो दोनों आंखें इकट्ठी मूव करें, तो इस कॉन्जुगेट मूवमेंट को जो कंट्रोल कर रहा है दैट इज मीडियल ऑप्शन। उसकी डीमाइलिनेशन जो है वो होती है, तो ये कॉन्जुगेट आई मूवमेंट जो है दैट इज अफेक्टेड। एंड व्हेन वी आस्क द पेशेंट टू लुक ऑन द सपोज ऑन द राइट साइड,
तो उसमें ये वाली जो आई है जो राइट साइड की, इट वुड फेल टू, इट वुड मूव, ये मूव कर जाएगी, लेकिन ये वाली जो आई है दूसरी साइड की, ये एडप्ट नहीं करेगी, ये उधर ही रहेगी। यानी जो जिस इप्सिलेटरल आई की मूवमेंट हो जाएगी और जो कॉन्ट्रालेटरल आई है दैट वुड रिमेन इन इट्स सेम पोजीशन, दैट वुड नॉट मूव, और जो मूव कर जाएगी उसका निस्टिग्मस, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इसको चेक करो। इसी तरह दूसरी तरफ जब आप करोगे तो फिर ये नहीं मूव करेगी, ये मूव कर जाएगी, और दूसरी वाली जो है वो नहीं करेगी, और जो मूव कर जाएगी उसका निस्टिग्मस। It's called internuclear ophthalmoplegia. Plus fundoscopy आप कर सकते हैं. At the same time you can tell the examiner कि I would like to put Midricil drops, और उसमें आपको जो आमतौर पर मल्टीपल स्क्लेरोसिस में फंडस नजर आती है वो बहुत ज़्यादा पेल डिस्क नजर आती है, ऑप्टिक न्यूराइटिस। जरूरी नहीं कि हर एक में नजर आए, लेकिन एटलीस्ट यू आर गिविंग द एग्जामिनर इंप्रेशन कि आप इसको चेक कर। ठीक है जी, अच्छा अब अगर हम देखें कि जी हमें जो कमांड मिली है शॉर्ट केस के अंदर वो ये कि एग्जामिन द लोअर लिम्स एंड डू द राइट मोटर सिस्टम अपनी, और हमने उसके अंदर कमांड में देखा कि जी हमारे रिफ्लेक्सेस जो है वो थोड़े से ब्रिस्क हैं, और टोन हमें ब्रिस्क मिल गई, और प्लांटर्स हमें अपगोइंग मिल गए। तो हमने कंक्लूजन निकाला कि ये तो यार अपर मोटर न्यूरॉन पैराप्लीजिया, ठीक है। तो अपर मोटर न्यूरॉन पैराप्लीजिया में सबसे पहले तो ये कि फॉर द फाइनल ईयर हमने करना है, सबसे पहले हमने करनी है जनाब इंस्पेक्शन, ठीक है जी। इंस्पेक्शन के अंदर जो है वो हमने क्या चीजें देखनी है कि दोनों लिम्स जो है वो उनके अंदर कोई डिफॉर्मिटी, कोई विजिबल नेल्स, कोई स्कारिंग, तो कुछ ऐसी चीज तो नहीं है। बल्क उनका कैसा है, बल्क पहले आपने देखना होता है, ठीक है। उसके बाद अगर आपको लगता है कि कोई डिस्पैरिटी है तो फिर उसके बाद आपने जो है उसको चेक करना है इंचिस टेप से। तो उसके बाद आ जाती है जनाब पैल्पेशन। पैल्पेशन करने से पहले आपने मरीज से पूछ लेना है कि आपको दर्द तो नहीं, क्योंकि इस मरीज की चीज वेरी टेंडर, ये पेशेंट के लिए अगर आप देखें तो शी इज वेरी वेरी टेंडर, शी हैज गॉट यूरिनरी बैग एंड कैथेटर। तो ये चीज आपको बताती है कि इसकी स्फिंक्टेरिक, आप थक जाएंगे बैठ के, स्फिंक्टेरिक इन्वॉल्वमेंट भी इसकी है मरीज की, और स्फिंक्टेरिक इन्वॉल्वमेंट का मतलब ये होता है कि मोस्ट लाइकली शायद स्पाइनल कॉर्ड की कंप्रेशन है। तो ये इवन अगर आप लुक एट द पेशेंट आपको कुछ आइडियाज मिल जाते हैं, ठीक है। तो पैल्पेशन से पहले आपने पूछ लेना है, और अगर आपको लगे कि ये पेशेंट का कुछ बल्क ऊपर नीचे है तो फिर आपने कोई भी एक बोनी प्रोमिनेंस ले ली, जैसे नी को ले लिया, पटल्ला को ले लिया, ठीक है, और पटल्ला से नीचे 2 सेंटीमीटर या 3 सेंटीमीटर जितना आपका दिल करता है बल्क चेक कर लें। उधर भी 3, अगर 2 सेंटीमीटर लिया तो उधर भी 2 सेंटीमीटर लेके बल्क चेक करें। और अगर आपको लग रहा है कि थाइस का बल्क जो है उसमें डिस्पैरिटी है तो फिर ऊपर 2 सेंटीमीटर लेके, यानी कोई बोनी प्रोमिनेंस आपने लेके बल्क को चेक कर लेना है अगर आपको लगता है डिस्पैरिटी। तो पैल्पेशन में एक तो आपने बल्क चेक कर लिया, यानी कंफर्म कर लिया अगर आपको लग रहा है, नहीं तो यू कैन ओमिट। सेकेंडली आपने जब इंस्पेक्शन की थी उस वक्त आपने देखना था कि कोई स्पॉन्टेनियस फेसिकुलेशंस तो नहीं थी। स्पॉन्टेनियस फेसिकुलेशन इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मोटर न्यूरॉन डिजीज, व्हिच इज अ डीजेनरेटिव डिजीज। तो वो देखिए आपको नहीं मिली तो आपने उसको थोड़ा सा टैप करना है, ठीक है, यानी कि ये इसको तुम एक्सपोज नहीं कर सकते, थोड़ा सा ऐसे, और देन यू हैव टू लुक फॉर सम टाइम, फिर दूसरी साइड इधर और फिर, ठीक है। तो आपने उसको टैप कर दिया। तीसरी चीज जो पैल्पेशन के अंदर आ जाती है दैट इज टोन। इसमें आपने मरीज को बार बार कहना है कि अपने आप को ढीला छोड़े, और पहले आपने जो है उसकी जनरल टोन चेक कर लेनी है। ये देखिएगा थोड़ी सी आपको तकलीफ होगी, मैं कुछ नहीं करूंगी, आपने बस ढीला छोड़ना है, ठीक है। जनरल टोन में ये ऐसे, और शी इज वेरी वेरी स्टिफ, परहैप्स बिकॉज ऑफ पेन और व्हाटएवर। और उसके बाद फिर आपका अगर मरीज अलाउ करता है तो फिर आपने इंडिविजुअली इधर, फिर इधर एंकल के ऊपर, फिर उसके बाद थोड़ा सा इसको फोल्ड करके, क्योंकि शी इज नॉट अलाउइंग मी बिकॉज ऑफ स्टिफनेस, नी की करनी है, एक साइड की नी और साथ ही कंपेयर, और फिर उसके बाद हिप, ठीक है। सो टोन इज डेफिनेटली इट्स वेरी वेरी इंक्रीज्ड। तो ये चीजें आपकी आ जाती है पैल्पेशन, एंड देन आफ्टर कम्स योर पावर। पावर के अंदर आपने मरीज को ये कहना है, यहाँ पे क्लास हो गई, पावर के अंदर आपने मरीज को ये कहना है कि वो अपनी टांग उठा के दिखाए, ठीक है। अगर वो उठा लेता है अगेंस्ट रेजिस्टेंस, इट मींस उसकी पावर 3/5 तो है, लेकिन अगर वो उठा ही नहीं पा रहा
तो फिर इसका मतलब वो 3 भी नहीं है, वो 2 है। तो 2 के अंदर फिर इंडिविजुअल मसल पावर के चेक करने की कोई जरूरत नहीं। जैसा कि ये पेशेंट जो है इसकी पावर 2 या 1 है। आप कोशिश कीजिए ना थोड़ा सा उठाने, कितना भी उठता है नहीं। दूसरी साइड तो इसका मतलब ये है कि 2 या 1 के राउंड अबाउट है। तो अब इसमें हम इंडिविजुअल दोनों मसल्स चेक कर सकते हैं ऑब्वियसली। देन कम्स द रिफ्लेक्सेस। ठीक है, अब रिफ्लेक्सेस भी क्योंकि शी इज वेरी वेरी स्टिफ तो इसमें नहीं चेक हो रहे। एंकल तो नहीं हो रहा, लेकिन नी मैंने करने की कोशिश की है और नी जो है वो इसका थोड़ा ज्यादा ही है, थोड़ा सा मुझे बस। ठीक है, इसी तरह अगर आप इधर ये भी ज्यादा ही आ रहा है, बार मैं उसको ज्यादा वो नहीं कर रही अनकंफर्टेबल। फिर इसी तरह आपने प्लांटर चेक करना है। प्लांटर मैंने चेक किया है, इसके अंदर दोनों प्लांटर्स जो है वो इक्वली होते हैं। चाबी दीजिएगा बराबर। ये चाबी आपको हल्की सी लगी, यूं किया आपने, इधर से आप आए, थोड़ा सा झुक ले लीजिएगा, यूं किया और इधर से, तो ये कुछ भी इसमें रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। लेकिन एक चीज और इसमें क्लियर हो गई है, वो ये है कि इसकी टोन बहुत इंक्रीज और उसके नी रिफ्लेक्सेस जो है वो थोड़े से ज्यादा हैं और इसका चूंकि यूरिन बैग लगा हुआ तो ज्यादा जा रहा है प्रमोटर न्यूरॉन पैरामीटर। ठीक है, इसके बाद आप लेता है। अब वंस यू हैव डन ऑल दिस, अब ये तो चीज तय हो गई कि अपर मोटर। नाउ यू हैव टू सी कि अपर मोटर की क्या वजह है। इसमें हमने सबसे पहले कहा था ट्रॉमा, उसमें हम मरीज को करवट दिलवा देंगे और देखेंगे कि कोई टेंडरनेस या डिफॉर्मिटी तो नहीं। फिर हमने कहा था ट्यूमर। अब ये रेलेवेंट एग्जामिनेशन आ गई। ट्यूमर के लिए इफ शी इज फीमेल तो वी वुड लाइक टू एग्जामिन हर ब्रेस्ट, हम उसको पल्पेट जरूर करेंगे आफ्टर ऑपरेशन में। और अगर वो मेल है तो उसको हम प्रोस्टेट को पीआर एग्जामिनेशन करेंगे। ठीक है जी। उसके बाद हमने कहा था इन्फेक्शन, जिसमें हमने टीबी की बात की थी। तो टीबी में हम कोशिश करेंगे कि हम उसके लंग्स को ऑस्कल्टेट करने इन द रेलेवेंट एग्जामिनेशन। फिर हमने बात की थी इंफाक्शन, उसमें आपका ब्लड प्रेशर आ जाएगा, जेंथिलाज्मास आ जाएंगे, पेंडोस्कोपी आ जाएगी। फिर हमने बात की थी डीजनरेशन और डीमाइलिनेशन, उसमें आ जाता है आपका इंटरन्यूक्लियर ऑप्थेल्मोप्लेजिया एंड पेंडोस्कोपी। अब अगर हम इसको तरतीब दे लें कि हमने एक दफा लो लिम्स चेक कर ली है, तो अब हमने रेलेवेंट एग्जामिनेशन करना कैसे है। तो रेलेवेंट एग्जामिनेशन के अंदर हमने यहाँ से अगर हम शुरू करें तो हमने क्या देखा, हमने सबसे पहले उसका देख लिया ब्लड प्रेशर। ठीक है जी, नंबर 1 ये रेलेवेंट एग्जामिनेशन। नंबर 2 के ऊपर जो है वो हम ऊपर चलेंगे फेस के ऊपर, वहां हमने देख लिया इंटरन्यूक्लियर ऑप्थेल्मोप्लेजिया। नंबर 3 हमने वही ड्रॉप्स उसके ऊपर डाले फंडोस्कोपी के लिए। ठीक है, अब फंडोस्कोपी के अंदर हम हाइपरटेंसिव चेंजेस देख रहे हैं, डायबिटिक चेंजेस देख रहे हैं कि अगर इंफेक्शन हुआ है स्पाइनल कॉर्ड का तो वो भी हमें नजर आ जाएंगी, और ट्रांसवर्स माइलाइटिस के लिए हम डिस्क जो पेन है वो हम देख रहे हैं। उसके बाद नंबर 4 अब नीचे हम देख रहे हैं कि जी अपर लिम्स तो कहीं उसकी इन्वॉल्व नहीं है। तो अपर लिम्स के लिए हमने उसको ग्रॉसली कहना है कि अपने हाथ ऊपर करके दिखाइए, उससे आइडिया हमें हो जाएगा कि स्पाइनल कॉर्ड अगर कंप्रेस्ड है तो क्या वो C5-6 के लेवल पे है या उससे नीचे नीचे। तो वो हम अपर लिम्स भी हमारे जो है वो रेलेवेंट एग्जामिनेशन के अंदर आ जाते हैं। नंबर 5 इफ शी इज फीमेल तो ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, और अगर वो मेल है तो लंग्स को ऑस्कल्टेट करना, बल्कि लंग्स दोनों में होंगे, मेल और फीमेल दोनों में ऑस्कल्टेट होंगे। और फाइनली अगर वो मेल है तो प्रोस्टेट। ठीक है, अगर आपको लगता है कि स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेशन है तो इसी एग्जामिनेशन में जो आपने किया है मोटर सिस्टम, इसमें एक सेंसरी लेवल होता है, वो जरूर चाहिए। डू यू हैव एनी पेन और टूथपिक? उसमें हम क्या करते हैं कि मरीज को हम ये कहते हैं कि आपने बताना है हमें कि आपकी जो पैरों की सेंसेशंस हैं और आपके जो फोरहेड पे सेंसेशंस हैं वो इक्वल है या नहीं। ठीक है, क्योंकि जाहिर है कि अगर स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेस हुई है तो ये वाला आपको पता है कि C1 और कौन सा होता है, ये ऑप्थेल्मिक होता है ना, ऑप्थेल्मिक डिवीजन ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व। तो ऑब्वियसली ये इतनी हाई पे तो नहीं ना इन्वॉल्व हो रहा उसका, अगर इतना हाई हो तो पेशेंट कैन नॉट सर्वाइव, क्योंकि C4 आता है, C4 फेनिक नर्व होती है, तो पेशेंट माइट डाई बिकॉज ऑफ डायफ्रेगमेटिक इन्वॉल्वमेंट। तो ये नॉर्मली होती है, तो ये इसको हम नॉर्मल ले लेते हैं और यहाँ से हम शुरू करते हैं पैरों से, और उससे पूछते हैं कि क्या ये पैरों की सेंसेशन और फोरहेड की सेंसेशन आपस में मिलती है।
तो अगर वो कहता है नहीं मिलती, पैरों की कम है, तो हम ऊपर चलते जाते हैं और उसको कहते हैं कि जब उसके बराबर हो जाए तो बताएं। और जब वो कहती है कि उसके बराबर हो गया है तो वो रफली आपका लेवल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेशन, ठीक है। जैसे कि ये महसूस हो रहा है। अच्छा, अब आपने बताना है कि पैरों पर भी इतना इस तरह महसूस होता है या कम होता है। ये कम है, पैरों में कम है, जब उसके बराबर हो जाए तो आपने बताना है। असूलन ये एक्सपोज होना चाहिए, लेकिन हम यहाँ पर बड़ा लिमिटेड सा एग्जामिनेशन कर रहे हैं जस्ट टू गिव यू एन आइडिया। ये देखें, इसके बराबर जब हो तो बता। अभी नहीं हो, अभी भी नहीं, इधर सही है। तो ये लाइकस का लेवल है, सो जब आपको अपर मोटर न्यूरॉन पैरामीटर मिलता है तो आपने सेंसरी लेवल जरूर रखना है तो सी के स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेशन है। और स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेशन जो है उसमें फिर आपको इमीडिएटली उसका एमआरआई करवाना होता है, और अगर कंप्रेशन है तो उसको रिलीव करना होता है, अदरवाइज पैराप्लीजिया कैन गो बिकम परमानेंट। सो दिस इज द स्कीम, थॉरो स्कीम ऑफ अपर मोटर। ठीक है, एनी क्वेश्चन?